नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के सीनियर नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भगवान बद्री विशाल की कसम खाकर घोषणा की है, कुछ भी हो जाए वो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे, भले ही इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करना पड़े या फिर अदालत की शरण में जाना पड़े, लेकिन वो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। गणेश गोदियाल धन सिंह रावत पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे। धन सिंह रावत उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर है। ऐसा नहीं है गणेश गोदियाल केवल हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में ही धन सिंह रावत पर आरोप लगा रहे हैं। गणेश गोदियाल इसके अलावा भी कई सारे गंभीर आरोप अन्य संदर्भ में लगा रहे हैं। उनके इन आरोपों पर बात करनी चाहिए और बात करेंगे भी। आखिर गणेश गोदियाल के पास इतने गंभीर आरोपों के समर्थन में प्रमाण क्यों नहीं है, बात इस पर भी की जानी चाहिए। लेकिन पहले हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर जाने की जो कहानी है उसको समझते हैं। 1 साल पहले यह तय हो गया था, उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मेडिकल संस्थान सरकार पीपीपी मॉडल पर लेकर जाने का फैसला कर चुकी है। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हेल्थ क्षेत्र में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को लेकर एमओयू साइन हुए। इन्हीं एमओयू में से कुछ प्रमुख उत्तराखंड के प्रमुख अस्पतालों को पीपीपी मोड पर लेकर जाने वाले एमओयू भी थे। पिछले साल दिसंबर में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने मीडिया को बताया था, हरिद्वार में 200 बेड का जो एमसीएच सेंटर है, हर्रावाला में जो 300 बेड का कैंसर हॉस्पिटल है, हल्द्वानी का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और जो हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज है उसको पीपीपी मोड के लिए दिए जाने की प्लानिंग हो रही है। यह बात पिछले साल दिसंबर में ही जनता के बीच में आ गई थी। इस पर मीडिया में भी कई सारी खबरें छपी थी। उस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो खबरें छप रही थी उनमें ये बातें भी छप रही थी। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने मीडिया को दिए अपने बयान में इस पर बहुत ही साफ साफ बताया था। उन्होंने यह बताया था, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को छोड़कर बाकी जो 3 अस्पताल है उनको लेकर प्लानिंग डिपार्टमेंट से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह बात दिसंबर 2023 की है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर भी जल्द ही कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की 100 सीटें आवंटित होने की खबर तो 2024 में सितंबर में आई, लेकिन ये सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग तो 2023 के दिसंबर से ही हो रही थी। यह तकरीबन 1 साल पहले ही साफ हो गया था कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को बनाने के साथ साथ ही इसको पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। इसकी खबरें तो 1 साल पहले से छपी रही थी। इसीलिए बड़ा सवाल यह है, जब पहले से ही सबको पता था हरिद्वार मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हाथों में जाएगा, तो अब जब यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है तो इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिया जाना सही है या गलत है, इस पर बहस हो सकती है। इसके पक्ष में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है और इसके विरोध में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है। उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर का हाल क्या है ये किसी से छिपा तो नहीं है। इसमें सुधार के लिए कोशिश लगातार की जानी चाहिए। वह कैसे की जानी चाहिए, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं। उत्तराखंड के गठन के 24 साल बाद भी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही सरकारें रही। हेल्थ सेक्टर में बहुत आमूलचूल बदलाव तो हुए नहीं है। यह किसी से लुकी छिपी बात नहीं है। बातें बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन परिणाम सार्थक मिलता नहीं है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल देहरादून में दून अस्पताल है। इसके बारे में भी आए दिन खबरें छपती ही रहती है। इस बारे में भी बहुत कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है। इसीलिए उत्तराखंड में एक अच्छा हेल्थ सुविधाओं का ढांचा खड़ा होना जरूरी है। भले ही वो सरकार प्राइवेट हाथों के साथ मिलकर खड़ा करे या फिर प्राइवेट सेक्टर को पर्वतीय हिस्सों में ऊपर तक इनवाइट कर वहां पर हेल्थ सुविधाएं डेवलप करे। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर सबसे ज्यादा सवाल क्यों उठ रहे हैं, बात इस पर अगर की जाए तो आप एक बात पर गौर कीजिए। खबरें बताती है करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बना हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज हरिद्वार नगर निगम की जमीन पर बना हुआ है। गणेश गोदियाल का कहना है कि जमीन के पैसे को भी जोड़ दिया जाए तो यह प्रोजेक्ट 1350 करोड़ रुपए का है। कईयों का कहना है यह 1350 से भी अधिक का है, 1500 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जब सरकार को हरिद्वार में पीपीपी मोड पर कोई मेडिकल कॉलेज बनाना ही था तो फिर शुरू से ही किसी प्राइवेट हाथ के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता था। सरकार के द्वारा यह बनाकर
प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, इसीलिए इतने सवाल उठ रहे हैं। जो दूसरे अस्पताल पीपीपी मोड पर दिए जा रहे हैं, जिस तरह की बात हो रही है, वो बहुत पुराने अस्पताल हैं। इसके साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है, जो पर्वतीय हिस्सों में मेडिकल कॉलेज है, जैसे श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पीपीपी मोड पर दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है? तैयारी तो उसकी भी की जानी चाहिए। मैदान के मेडिकल कॉलेज या फिर अस्पतालों को ही क्यों प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी हो रही है? श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की समस्या है, यह बात बार बार खबरों में आती रहती है। अभी दिसंबर में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने खुद कहा था, उत्तराखंड में पीपीपी मोड जो है वो बहुत सफल नहीं रहा है जितनी उम्मीद थी, इसीलिए जो 9 राजकीय अस्पताल पीपीपी मोड पर चल रहे हैं उनको 30 दिसंबर तक वापस ले लिया जाएगा, यह धन सिंह रावत ने कहा था मीडिया को, जब रामनगर में अस्पताल को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। सवाल तो बहुत सारे हैं, इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जो पीपीपी मॉडल पर अस्पताल मेडिकल कॉलेज दिए जा रहे हैं उनको एक कामयाब उदाहरण के तौर पर स्थापित करना सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उत्तराखंड में हेल्थ सुविधाओं को लेकर चिंता है, इन चिंताओं से कैसे निपटा जाए इसका एक रोड मैप दिखना जरूरी है। उत्तराखंड के हेल्थ मिनिस्टर इसमें कितने कामयाब होंगे, इस पर सवाल उठाया जा सकता है। सवाल बार बार किसी भी बात को लेकर हेल्थ मिनिस्टर को संदर्भ में रखकर ही उठाया जाता है उत्तराखंड में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उस तरह के बदलाव दिखे नहीं है जिस तरह के बदलाव की बात होती रही है। उनके कामकाज को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल भी इस पूरे मामले में धन सिंह रावत को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, वो बीच में धन सिंह रावत को ही खड़ा कर बातें कह रहे हैं। गणेश गोदियाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी कह रहे हैं कि अगर उनके संज्ञान में मामला है तो वो इसको संज्ञान में लेकर इस पर उचित कार्रवाई करे। गणेश गोदियाल ने पिछले कई दिनों में मीडिया से बातचीत में धन सिंह रावत को लेकर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जो कहा आप उनको खुद ही सुनिए, उसके बाद बात करते हैं कि आखिर गणेश गोदियाल धन सिंह रावत पर इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं अचानक से। हालांकि वो पहले से आक्रामक रहते हैं, क्योंकि दोनों श्रीनगर से चुनाव लड़ते हैं विधायकी का। गणेश गोदियाल पिछले चुनाव में हार गए थे, बहुत कम वोटों से हारे थे। अभी 2027 को लेकर राजनीतिक तौर पर तैयारी शुरू हो गई है, इसीलिए बात तो समझ में आती है कि दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन फिर भी गणेश गोदियाल की बातें सुनी जानी चाहिए। आप बातें सुनिए, उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। धन सिंह रावत जी के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। उन्होंने ये बबूल के पेड़ बोए हैं, 2-2 लाख रुपए अगर लिए हैं तो उसका जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर बात है कि उनके अभिन्न अंग रहे एक व्यक्ति आज मंचों से आरोप लगा रहे हैं कि अपने ही कार्यकर्ता से ट्रांसफर के लिए 2-2 लाख रुपए उन्होंने लिए, और ये आरोप उन पर पहले भी लगते आ रहे हैं कि नौकरियां उन्हीं के विधायकों ने आरोप लगाए लिखित रूप में कि अपने डिपार्टमेंट में 20-20 लाख में वो नौकरियां बेच रहे हैं, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल राजनीतिक हलकों में भारतीय जनता पार्टी के हलकों से ये बात छनकर आ रही है कि बीजेपी का हाईकमान इस बात के लिए गंभीरता से सोच रहा है कि क्या ऐसे मंत्रियों को मंत्री परिषद में बने रहने का हक है। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात मोदी जी और अमित शाह जी तक जाएगी और उनका निर्णय सर्वोच्च होगा कि वो भ्रष्टाचार को उत्तराखंड में बढ़ावा देना चाहते हैं या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहते हैं। अस्पतालों में भी सिर्फ और सिर्फ मंत्रालय का रोल ये रह गया है कि इस अस्पताल से कितनी इनकम मंत्री की और तमाम विभाग की होगी, विभाग के अधिकारियों की होगी, वह इतने तक सीमित रह गया है अस्पतालों का संचालन। गणेश गोदियाल धन सिंह रावत पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो अपनी बातों के समर्थन में कोई प्रमाण पेश करते हुए नहीं दिख रहे। वो केवल बातों चर्चा के आधार पर जो बातें हो रही है, जो श्रीनगर अभी निकाय चुनाव हो रहे हैं, जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वहां पे जो बातें कह रही है उनको संदर्भ में लेकर बात कर रहे हैं, और कुछ अपनी पुरानी बातों को कह रहे हैं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिकायत की थी, वो कह रहे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से शिकायत की थी, उस पर जांच का परिणाम क्या रहा इस बारे में अभी तक पता नहीं है। अब गणेश गोदियाल के इतने गंभीर आरोपों का जवाब धन सिंह रावत को सार्वजनिक तौर पर देना चाहिए। गणेश गोदियाल और धन सिंह रावत दोनों ही श्रीनगर से विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा, इसीलिए दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। इस वक्त उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, श्रीनगर जो नगर निगम है उसके लिए भी चुनाव चल रहे हैं।
आप पिछले कुछ दिनों की गणेश गोदियाल और धन सिंह रावत की गतिविधियों पर नजर डालेंगे तो दोनों का मौजूदा समय में फोकस श्रीनगर में ही है, क्योंकि यहां पर जीत और हार का सीधा संबंध दोनों के राजनीतिक करियर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह तो समझ में आता है कि गणेश गोदियाल के अधिक निशाने पर धन सिंह रावत क्यों है, वो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। लेकिन इस एक सच के साथ गणेश गोदियाल के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को, उनके द्वारा धन सिंह रावत पर लगाए जा रहे आरोपों को एक सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता है। इन आरोपों पर चर्चा जरूरी है और धन सिंह रावत को भी अपना पक्ष इन आरोपों पर रखना चाहिए, ताकि यह समझ में आ सके गणेश गोदियाल के आरोपों में कितनी सच्चाई है या फिर ये आरोप सच्चाई से परे है। अब देखना यह होगा आने वाले समय में क्या धन सिंह रावत की तरफ से कोई जवाब आता है और गणेश गोदियाल ने जो कहा है कि वो भगवान बद्री विशाल की शपथ लेकर कहते हैं कि वो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे, इसको लेकर उनका अगला कदम क्या रहता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।